रैंकर्स भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो इकोनॉमिक्स खंड से स्टार्ट किए थे, आज उसी में नेक्स्ट कड़ी पे बात करेंगे। हम लोग जो लास्ट क्लास लिए थे उसमें खासतौर पे देखिएगा कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा से हम लोग पढ़ रहे थे। और राष्ट्रीय आय की अवधारणा में बेसिकली देखे थे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, ये सब। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है ना। तो आज का जो टॉपिक आज है राष्ट्रीय आय की गणना। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना जो भारत में है वो बाजार मूल्य तथा साधन लागत या कारक लागत दोनों पे किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बाजार मूल्य, जिसको इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहा जाता है, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, एवं साधन लागत या कारक लागत, साधन लागत या इसी का एक अन्य नाम है कारक लागत, और इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट, दोनों पे निकाला जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है क्या। तो फैक्टर कॉस्ट में दोस्तों मान लीजिए किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसका फैक्टर कॉस्ट जो आएगा वो आएगा कॉस्ट एवं प्रॉफिट, मतलब जो उत्पादन में पैसा लगा है वो प्लस इसके अलावा जो प्रॉफिट होगा वो, ये बस मेंशन होता है। और जब वो मार्केट में आता है तो उसके साथ और भी कई सारी चीजें लग जाती है। तो मार्केट प्राइस के अंतर्गत जो नाम है उसमें आता है ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस, चूंकि सरकार टैक्स लेती है तो याद रखिएगा इसमें, और टैक्स कैसा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये टैक्स जिस पे लगाया जाता है वो नहीं, कंपनी पे नहीं होता, बल्कि जो उत्पादन की जो वस्तुएं हैं वो जो खरीदते वो व्यय करते हैं। तो टैक्स कैसा होगा, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, और कभी कभी सरकार क्या करती है कि अधिक ऐसा लगता है कि ये वस्तु का मूल्य काफी अधिक हो गया है तो उस पर कुछ सब्सिडी देती है ना, तो फिर माइनस सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस तक आने के लिए उसमें कॉस्ट, प्रॉफिट, टैक्स और माइनस सब्सिडी, ये पूरा लगा रहता है। तो ये दोनों में अंतर है। अगर कोई वस्तु कहा गया ये फैक्टर कॉस्ट पे है, इसका मतलब सीधा होगा कि उसमें टैक्स और सब्सिडी वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो ये दोनों निकाला जाता है। अब मान लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना हो, सपोज एफसी, और आपको मार्केट प्राइस पता है, तो मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स में होता नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे प्लस सब्सिडी कर देंगे, है ना, क्योंकि सब्सिडी तो एक्स्ट्रा दिया गया है। सब्सिडी या इसी में देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है इन दोनों का जो अंतर होगा, है ना, इन दोनों का अंतर उसे हम कहते हैं परोक्ष, निवल परोक्ष कर, निवल परोक्ष कर। तो अगर आपको मान लीजिए सच देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और करके कि फैक्टर कॉस्ट मतलब कि कारक लागत इक्वल टू मार्केट प्राइस, और इस मार्केट प्राइस में माइनस हो जाएगा निवल परोक्ष कर, तो ये भी सही है, निवल परोक्ष कर। तो ये फॉर्मूला भी आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछा भी गया, खासतौर पे यूपीएससी वगैरह या यूपीपीसीएस वगैरह में तो काफी ज्यादा पूछा जाता है। बिहार में भी अब संभावनाएं बन चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के काफी स्तरीय रह रहा है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसमें आपका
चालू वर्ष या मूल्य जो भी कहिए, और इसमें आधार वर्ष दोनों पर किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसमें बाजार मूल्य या चालू वर्ष कह सकते हैं, चालू वर्ष, कहीं कहीं पर मूल्य भी दे देगा, चालू मूल्य, और बेस रेट है ना, आधार वर्ष, आधार वर्ष या मूल्य दोनों पे निकाला जाता है। इसको कहते हैं करेंट ईयर या करेंट रेट, रेट भी कभी कभी देता है, या फिर बेस रेट, बेस ईयर जो भी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, दोनों चीज याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह बाजार मूल्य और साधन लागत या कारक लागत पे निकाली जाती है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसमें चालू मूल्य वर्ष और आधार वर्ष दोनों पे निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि करेंट ईयर और बेस ईयर दोनों पे निकाला जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर जब करेंट ईयर पे निकाल ही है तो बेस ईयर निकालने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों निकाला जाता है आधार वर्ष? तो दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसमें आधार मूल्य पर निकालने का जो मकसद है वह मूलतः है मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाना। क्या है? मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाना। ठीक है, प्रभाव से बचाना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो आधार वर्ष पर की जाती है उसका मूल उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाना। आइए इसको देखते हैं उदाहरण के द्वारा कि आखिर कैसे होता है मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने की, क्या किया जाता है इसमें। मान लीजिए कि आज से 10 वर्ष पूर्व किसी भौगोलिक क्षेत्र द्वारा या मान लीजिए कोई भी देश द्वारा, है ना, चावल का उत्पादन किया जा रहा है, चावल का उत्पादन, और जो ये उत्पादन है वह 100 केजी है। मान लीजिए 100 केजी चावल का उत्पादन कर रहे हैं, और उस समय जो चावल का मूल्य है वह मूल्य जो है, चावल का मूल्य है वह 20 रुपए प्रति केजी है, 20 रुपए प्रति केजी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय कह सकते हैं कि जीडीपी या राष्ट्रीय जो भी हो उसमें चावल का उत्पादन या चावल का मौद्रिक मूल्य कितना है, तो 100 केजी और 20 से कर लीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 2000 रुपया। तो चावल का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 2000 रुपया। अब 10 साल बाद देखते हैं कि आज मान लीजिए हमारे पास चावल का उत्पादन 100 केजी हो रहा है और मूल्य में वृद्धि हो गई। अब चावल 20 रुपए केजी न मिलकर 10 साल बाद इसका मूल्य हो गया 30 रुपए केजी। तो मौद्रिक मूल्य कितना हो गया चावल का, तो मौद्रिक मूल्य हो गया लगभग 3000 रुपया, है ना। तो अगर हम चूंकि गणना में मौद्रिक मूल्य को लेते हैं तो मौद्रिक मूल्य देखिएगा तो लगभग 1000 रुपया की वृद्धि दिखा रही है। मतलब 10 साल में हम हैं कि चावल में 1000 रुपया की वृद्धि होती है। लेकिन ये जो वृद्धि हुई है वास्तविक आंकड़ा नहीं है, ये मुद्रास्फीति का प्रभाव है, क्योंकि वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो गया है, इसीलिए इसमें 1000 रुपये वृद्धि दिखा रहा है। लेकिन अगर टोटल प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में वृद्धि कितना है, 0। मतलब अर्थव्यवस्था में जो विकास है वो विकास मौद्रिक मूल्य के कारण है, मुद्रास्फीति के कारण है, ना कि टोटल प्रोडक्शन के कारण। तो यही कारण है कि हम लोग अगर वास्तविक आंकड़ा देखते हैं कि वास्तविक कितना वृद्धि हो रहा है तो प्रोडक्शन से पता चलेगा। इसलिए हम लोग बेस रेट मापते हैं कि आधार वर्ष पूर्व मानते हुए कि इस समय के दौरान जो मुद्रास्फीति जो मुद्रा का वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग कितना डेवलपमेंट हुआ है।
यही कारण है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह चालू मूल्य के साथ साथ आधार मूल्य पर भी की जाती है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जिस आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं वो आधार वर्ष आपका 2011-12 है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कितना है, बेस ईयर कितना है, तो 2011-12। और याद रखिएगा ये आधार जो 11-12 है वो प्रवर सेन समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था 11-12 को। तो ये रहा आपका टोटल राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में। जो दोनों चीज याद रखना है, पहला कि बाजार मूल्य और कारक लागत या साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है, और दूसरा कि चालू मूल्य और आधार मूल्य दोनों पे निकाली जाती है राष्ट्रीय गणना। अब हम आते हैं भारत में राष्ट्रीय आय गणना का इतिहास के बारे में। ये सब सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्लियर हो तो पढ़ने में भी मजा आता है कि क्या है नहीं है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। गणना का इतिहास भारत में। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास को मोटे तौर पर हम लोग दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक, आजादी से पूर्व की स्थिति क्या है, आजादी से पूर्व, और एक है कि आजादी के पश्चात। तो भारत में राष्ट्रीय आय गणना को हम लोग दो आधार पर देख सकते हैं, आजादी के पहले कैसा था और आजादी के बाद क्या स्थितियां हैं। आजादी से पूर्व की बात करें तो आजादी से जो पूर्व है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। नाम आप लोग सुने ही होंगे, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। और इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1866 और 67 के आसपास में यह बताया था, है ना, 66-67 के आसपास में गणना किए थे और बताए थे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। 86-87 में भारत के प्रति व्यक्ति आय आय 20 रुपया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना करने का श्रेय किसे जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने कब किया था, तो 1866 और 67 में किया था, और इन्होंने बताया कितना था, तो 20 रुपया बताया था। दादा भाई नौरोजी जो उस समय आकलन किए थे, उस समय आकलन के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, किस क्षेत्र का प्रयोग किए थे और किस विधि का प्रयोग किए थे। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं वो जो क्षेत्र का किए थे, तो इसमें क्षेत्र है आपका कृषि क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र क्या था इनका, मैंने किस क्षेत्र पर गणना किए थे, तो केवल और केवल कृषि क्षेत्र की गणना किए थे। और इसके लिए विधि क्या प्रयोग किए थे उन्होंने, तो उत्पाद विधि। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया जो बताया था, केवल और केवल कृषि क्षेत्र की गणना करते हुए, उत्पाद विधि का प्रयोग करते हुए बताए थे। उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। आगे चल के फिर राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे व्यवस्थित आंकड़ा देने का श्रेय VKRV राव को जाता है। VKRV राव को जाता है, इन्होंने सबसे व्यवस्थित आंकड़ा दिया था, है ना। अब है कि इनका क्षेत्र क्या था, क्यों व्यवस्थित कहा जाता है, तो देखिएगा कि इनका जो क्षेत्र है, कृषि और उद्योग दोनों लिए थे, कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्र का प्रयोग किए थे। और विधि में इन्होंने उत्पाद विधि एवं आय विधि दोनों का प्रयोग किए थे।
ठीक है, क्षेत्र में कृषि और उद्योग और विधि में आय एवं उत्पाद विधि का प्रयोग किया था। और इन्होंने जो आकलन किया था वो 1925 से 1929 के दौरान आकलन किया था, है ना, टाइम समय जो इनका था 1925 से 29 के बीच आकलन किया था और बताया था कि प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है वह 76 रुपया है। इस दौरान 1925 से 29 के दौरान भारत का प्रति व्यक्ति आय 76 रुपया है। ठीक है, तो ये है आजादी से पूर्व की स्थिति। अब हम बात करते हैं आजादी के पश्चात क्या क्या हुआ। आजादी के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे पहले अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की गठन की गई थी। ठीक है, आजादी के पश्चात 1949 में पीसी महालनोबिस, आप लोग नाम सुने ही होंगे, की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया था। ठीक है, यह राष्ट्रीय आय समिति 1949 से लेकर 54 तक राष्ट्रीय आय की गणना किया था भारत में, है ना। ये 1949 से लेकर 54 तक भारत में राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम की गणना किया था। ठीक है, इसी दौरान देखते हैं कि 2 मई 1951 को 2 मई 1951 को राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 2 मई 1951 को राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग सीएसओ भी कहते हैं, है ना, सीएसओ का गठन किया, स्थापना किया गया। और 1955 से लेकर, चूंकि 54 तक तो राष्ट्रीय आय समिति की थी, तो 1955 से लेकर वर्तमान तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय गणना जो दोनों चालू मूल्य और आधार वर्ष दोनों पे किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों पे स्टार्टिंग से की जा रही है। सीएसओ द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसमें 1956 से, याद रखिएगा, 1956 से सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य एवं एक बेस रेट, बेस ईयर हम कह सकते हैं कि आधार वर्ष दोनों पे कर रही है। आधार वर्ष दोनों पे कर रही है। कब से? 1956 से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष और चालू मूल्य दोनों पर कब से की जा रही है, तो 56 से दोनों पे की जा रही है। इसके अलावा जो विधि का प्रयोग हम लोग देखे थे कि कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में की जा रही है। सेवा क्षेत्र को इसमें कब इंक्लूड किया गया है, तो 1967 से सीएसओ, है ना, क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तीनों का प्रयोग कर रही है। और विधि के अंतर्गत उत्पाद विधि, आय विधि
एवं व्यय विधि। ठीक है, विधि के अंतर्गत तीनों उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों का प्रयोग कर रही है। कब से? 1967 से 1967 से तीनों विधि का प्रयोग कर रही है। ठीक है, अब दो चीजें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, पॉइंट में कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं की गणना नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे सीएसओ, तो सीएसओ और दूसरी है एनएसएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, और जिसको हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहलाता है। एनएसएसओ दो अलग अलग संस्थाएं थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक बना दिया गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो वर्तमान में सीएसओ एवं एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ की स्थापना की गई है और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रही है? तो एनएसओ कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय आय से जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, फिर हम जल्द ही कल नेक्स्ट वीडियो आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट है आपका टर्मिनोलॉजी वगैरह और बहुत इंपॉर्टेंट सब है, खासतौर पर पीटी मेंस तो है ही, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्मिनोलॉजी। तो वो हम कल आएंगे आपके साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।